गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ, सुरक्षित, सपरिवार खुश होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। जरूरी भी है, जैसा कि यह ज्ञात हो चुका है कि लॉकडाउन 4.0 भी हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि इसके सिवा और कोई अभी विकल्प नजर नहीं आ रहा है, इसलिए होना भी चाहिए। तो चले हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट 3 की कड़ी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4 से। पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि कैटेगोराइजेशन, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं। आपने देखा था कि हमने आईक्यू की जो परिचर्या की थी कि आईक्यू बराबर MA into 100/CA, और उस कड़ी में हमने एक आपको आईक्यू एक व्यक्ति विशेष की निकाल के दिखाई थी, जिनका नाम था अवतार तुलसी, जिनको कि तथागत भी कहा जाता है और एट प्रेजेंट IIT मुंबई के में प्रोफेसर है। प्रोफेसर के पद पे, सबसे कम उम्र के प्रोफेसर के पद पे ये कार्यरत है, जिनकी आईक्यू का लेवल आपके सामने आया था अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट कहिए 150 हम लोगों ने निकाला था 100 पूछ करते हुए, और इन्हें गॉड गिफ्टेड की श्रेणी में रखा था। गॉड गिफ्टेड, दैट इज द दैविक शक्ति से युक्त, प्रतिभावान, दैविक कृपा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की आईक्यू ऐसी नहीं हो सकती है। वैसे ही व्यक्ति की आईक्यू इस प्रकार की होती है, वैसे ही व्यक्ति ऐसे विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हैं जिसे दैविक शक्ति प्राप्त होती है, दैविक कृपा प्राप्त होती है। एक मैं किदवंती आप सुनाने जा रहा हूं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने भी देखा है, मैंने भी कहीं सुना है। आपने कालिदास का नाम सुना होगा। शुरू में काफी मूर्ख थे, मूढ़ बुद्धि के थे, बाद में प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिस्थापित अपने आप को किया। तो कालिदास के बारे में कि कालिदास बहुत ही मूढ़ बुद्धि के व्यक्ति थे, लेकिन जब गुरुकुल में अध्ययन वो कर रहे थे तो तमाम विद्यार्थियों में सबसे बुड़बक थे। गुरुकुल के सौजन्य से किसी काली माँ की मंदिर थी, जहाँ की नित्य प्रतिदिन दीप धूप इत्यादि प्रज्वलित की जाती थी। एक दिन की बात है कि काफी बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश होती है, हर ओर जल प्लावित हो गया था। पानी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने ये निर्णय किया कि भाई आज कौन जाएगा जलाने। तो जितने भी और विद्यार्थी सोचे हम क्यों जाएं पानी में डूबकर। तो बोला भाई मूर्ख कौन है, इसी को चढ़ा। तो बोला कि सबसे ज्यादा मूर्ख तो कलिया है, उस समय उसको कलिया कहता था लोग। बोला कलिया, इसको चढ़ाओ। सारे विद्यार्थी उसके समक्ष गए। बोले अरे काली माँ के मंदिर में दीप जलाना है और इतनी विषम परिस्थिति है, हर ओर जल प्लावित है, पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों में से तो कोई भी इतने दिमाग वाला नहीं है कि जाके जला पाए, तो यह काम तुम ही कर सकते हो। कालिदास तो मूर्ख थे, उनको लोग गाछ में चढ़ा दिया, वो तो चढ़ गए। बोले तुम्हारे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन एक चीज तो वो तैयार हो गए कि ठीक है
कि उसको तो समझ ही नहीं थी कि अरे पानी में डूब के जाना है, कैसे जाएंगे कैसे जलाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों ने शर्त रख दिया कि भाई तुम जलाओगे तो प्रमाण भी लेके आना। कालिदास तो डूबते 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 पानी का स्तर तो नाक तक पहुंच रहा था। किसी तरह करते करते काली मंदिर में चले गए, वहां मंदिर में दीप जला दिए काली माँ के सामने। अब सोचे कि भाई प्रमाण क्या ले, हर वो मंदिर में भी पानी भरा हुआ था, तो काली माँ की प्रतिमा में भी लेप इत्यादि लगाया जाता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना प्रमाण के रूप में काली माँ के प्रतिमा को ही घसे, वहां से ही काली कुछ काली आ जाएगी हाथ में, वही हम प्रमाण के रूप में दिखा देंगे। उन्होंने काली माँ के पैर को दाबना प्रारंभ कर दिया। काली माँ भी सोची अरे ये कौन है जो कि मेरा इतना पैर दाब रहा है, हमारे चरण को स्पर्श कर रहा है, इतनी अच्छी तरीके से दाब रहा है। वो साक्षात प्रकट हो गई और उससे बोली कि बस बस बोली वत्स, मांगो क्या वर मांगते हो। कालिदास तो अचंभित। पुनः वो मां बोली बस मांगो क्या वर मांगते हो। पुनः कालिदास अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग उतना रहता तब ना वो कुछ मांगते, उसके पास तो वो भी दिमाग नहीं था। तब काली माँ क्या की, उसके दिमाग को स्कैन की, देखिए अरे ये तो कंप्लीटली मूड है, ये मांगेगा क्या। लेकिन काली माँ तो वरदान प्रदान कर चुकी थी कि नहीं वर मांग मत, वर मांगो क्या मांगते हो। तो बोली अब तो इसको देना है, और ये हमारा इतना पैर इत्यादि दबाया। तो क्या बोली काली माँ, समझ गई, स्कैन की, ये तो कंप्लीटली जीरोटा सन्नाटा है, इसके पास तो इतना भी दिमाग नहीं है कि क्या मांगे। लेकिन काली माँ उससे प्रसन्न थी। काली माँ बोली कि एक काम करना, तुम आज गुरुकुल जाना और जितने भी ग्रंथ हैं सबको केवल पलटना, सारे के पन्ना, सब तुम्हारे दिमाग पे आ जाएगा। कलिया गुरुकुल पहुंचा और रात भर में गुरुकुल के सारे ग्रंथ के पन्ने को पलटते गया, और सारा ग्रंथ के पन्ने को पलटते गया, और सारे पन्ने के जितने भी ज्ञान थे वो सारा स्कैन होते रहा, और कालिदास जो कलिया के हार्ड डिस्क में चले गया, मेमोरी में सेव हो गया सारा। प्रातःकाल गुरुकुल में तो प्रातःकाल लोग जाग जाते थे विद्यार्थी, प्रातःकाल कलिया श्लोक वाच रहा है, एक से एक श्लोक प्रकांड विद्वानों की तरह। तो सारे विद्यार्थी बोले अपने में, विद्यार्थी लोग चर्चा करने लगे, अरे ये तो आवाज कलिया का है लगता है, ये इतना उत्कृष्ट शैली में इतने अच्छे तरीके से कैसे ये श्लोक वाच रहा है भाई। तो देखा अरे ये तो कलिया है, और एक से एक छंद, एक से एक श्लोक, एक से एक उपनिषद, सारे ज्ञानों को बखान कर रहा है। विद्यार्थी बोले ऐसा कैसा हुआ भाई। तो कोई बोला कि ये बताओ, कोई बोला ये बताओ, हर कुछ वो एक प्रकांड विद्वान की तरह बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि देखिए दैविक कृपा प्राप्त हुई, तो कलिया से कालिदास बन गया। तो उसी प्रकार जो तथागत के बारे में आपने देखा, ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हैं, विलक्षण प्रतिभा से युक्त व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। साइंटिफिकल वे से, साइंटिफिकल दृष्टिकोण से ऐसी आईक्यू का कोई जो है डेफिनेशन आपके सामने नहीं मिलेगा। साइंस नहीं मानता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मानता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति गॉड गिफ्टेड से नहीं मानते हैं। तो चले, हमने जैसा आपसे कहा था कि हम कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्संस के आईक्यू के लेवल को डिस्क्रिप्शंस आपको देंगे, डिस्क्रिप्शंस ऑफ आईक्यू, किस प्रकार के व्यक्ति की आईक्यू क्या होती है, थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे, और कैटेगराइजेशन के बाद हम अपने हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट 4 के साथ हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग को कंक्लूड करेंगे। हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के जो परिचर्चा है उसको समाप्त करना चाहेंगे, और फिर नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस, द पॉइंट
आप सिलेबस आगे के अध्यायों की चर्चा करेंगे, रेस्पेक्टिवली अलग अलग टॉपिक्स, क्रमशः अलग अलग जो भी टॉपिक्स है रीजनिंग के उसकी पर चर्चा करेंगे। हम रीजनिंग के सारे टॉपिक्स से आपको अवगत सबसे पहले कराएंगे और उसके बाद 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स आपके सामने, सारे टॉपिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ, और इट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर IQ। कैटेगराइजेशन या आप कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ही कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, या ग्रुप ऑफ पर्सन कीजिए, डिफरेंट ग्रुप नहीं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ persons on the basis of, it means according to, on the basis of their IQ। कहने का अर्थ है कि IQ के आधार पे अलग अलग व्यक्ति विशेष के, अलग अलग व्यक्ति विशेष का वर्गीकरण, IQ के आधार पे व्यक्ति विशेष का वर्गीकरण, इसको हम हटा देते हैं। IQ के आधार पर व्यक्ति विशेष का वर्गीकरण, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं वर्गीकरण करने जा रहा हूं। तो बिलो से ही चलता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो है बिलो से चलता हूं IQ के लेवल को। ये हो गया डल और फीवर, पहला फ्रॉम बॉटम हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो है चले आते हैं लो, इसके बाद चले आते हैं नॉर्मल, इसके बाद हम लोग चले आते हैं सुपर, इसके बाद हम लोग चले आते हैं सुपेरियर, इसके बाद हम लोग चले आते हैं डल, लो, नॉर्मल, सुपर, सुपेरियर, नहीं एक काम यहां से वेरी सुपर दीजिए, सुपर के बाद वेरी सुपर, वेरी सुपर, देन सुपेरियर, इसके बाद जीनियस, और देन गॉड गिफ्टेड। हमने IQ के लेवल के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 IQ के लेवल के आधार पर व्यक्ति विशेष को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया। डल और पीपल और लो, दैट इज द बिलो नॉर्मल आप कर सकते हैं, आप इसको बिलो नॉर्मल कर दें, बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा हमने कैटेगराइज किया है, ये कैटेगरी है,
इसको मैं हटा देता हूं ऊपर। ये कैटेगरी है नहीं, यहाँ पे इसको लिख देता हूं IQ बराबर MA इंटू 100/CA। और जैसा कि हमने दिखाया एग्जाम्पल्स के रूप में अवतार तुलसी के बारे में, जिसको कि तथागत भी कहते हैं, और इनके IQ का लेवल हम लोगों ने दिखाया 150, और क्या कहा कि ये गॉड गिफ्टेड के श्रेणी में रखे गए हैं। ये कैटेगरी है, क्या है ये आपका कैटेगरी है नहीं, कैटेगरीज। और यहाँ पे हम इनका जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इज द IQ यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ IQ क्या है और परसेंटेज क्या है इस प्रकार के व्यक्ति विशेष का, वो परसेंटेज यहाँ पे दिखाएंगे। परसेंटेज ऑफ दैट टाइप्स ऑफ पर्सन, दिस टाइप ऑफ पर्सन। यहाँ पे मैंने कैटेगरीज, ये कैटेगरीज हो गए, ये IQ उनकी, यहाँ पे परसेंटेज। तो बताना चाहेंगे कि वैसे व्यक्ति जो कि मान लीजिए जिनकी IQ 50-60 के लगभग होती है, 50 से 60, जिनके IQ का लेवल 50 to 60, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डल, फीबल, दैट इज द हीन बुद्धि, मंद बुद्धि, दुर्बल बुद्धि, मूढ़ बुद्धि जिसको आप कहते हैं, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है। और इनका जो परसेंटेज है, इस प्रकार के व्यक्ति का जो आंकड़ा है, वो आप मान सकते हैं कि 3 to 5%। आप मानिए 3 to 5% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके IQ का लेवल इस प्रकार का होता है, बिलो नॉर्मल। यहाँ पे हम चले आते हैं कि आप मान के चलिए कि 60 से लेकर आप ले लें, जिसकी IQ का लेवल 70 to 80 तक काउंट कीजिए। ऐसे व्यक्ति बिलो नॉर्मल कहलाते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति का जो परसेंटेज है वो आपका अप्रॉक्स 10 to 50%। आगे एक सामान्य व्यक्ति होते हैं। सामान्य व्यक्ति के IQ का लेवल क्या माना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 100 to 110 मान के चलिए, यहाँ पे आप नहीं होता है तो हाँ, एक अप्रॉक्स 110 से 115, 110 से 115 जिसके IQ का लेवल होता है। क्या हमने बताया, डल और पीपल के IQ का लेवल क्या होता है, 50 से 60। ऐसे व्यक्तियों का परसेंटेज 3 से 5% व्यक्ति ऐसे होते हैं। बिलो नॉर्मल का जो लेवल है 60 to 80, 60 to 90 तक भी जा सकते हैं, और इसका परसेंटेज 10 to 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं। बिलो नॉर्मल 110 से 115 IQ जिसकी होती है वो सामान्य व्यक्ति के तहत काउंट होते हैं, जनरल व्यक्ति होते हैं। और इनका जो परसेंटेज है ये आप मान सकते हैं कि 25 to 40% व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। उसके ऊपर सुपर के IQ का लेवल आप मान के चल सकते हैं कि 115 प्लस, और कहा जाएगा 115 प्लस करके ये मान के चलिए कि 120 पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति के IQ का लेवल भी अप्रॉक्स जो है ले लें 20 से
25% ऐसे व्यक्ति होते हैं। आफ्टर ऑल वेरी सुपर, ऐसे व्यक्ति का IQ का जो लेवल होता है 120 तो क्रॉस निश्चित है करेंगे, और 120 से 130 वाले जो व्यक्ति होंगे इस प्रकार के, इसका जो होगा परसेंटेज, वह परसेंटेज आपका जो है मान के चलिए कि 15 to 20% ऐसे व्यक्ति हैं। आगे जो लेवल है सुपेरियर, और ये आप मान के चलिए कि 130 से 135, इसका परसेंटेज P आपको 5 to 10। आगे जीनियस, इनके IQ का लेवल जो जीनियस होते हैं 135 प्लस और 140 मान के चलिए, और अप्रॉक्स ऐसे व्यक्ति का जो परसेंटेज होता है वो लेके चलते हैं 2 to 5%। और फाइनली जो है ये गॉड गिफ्टेड, जिनकी IQ का लेवल 140 से प्लस अगर करता है, 140 प्लस करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गॉड गिफ्टेड कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो परसेंटेज है 1 to 2% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये कुछ हमने परसेंटेज डील किया कि 3 से 5% व्यक्ति ऐसे नजर आते हैं, 10 से 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं, 25 से 40% व्यक्ति ऐसे होते हैं। इस प्रकार से ये परसेंटेज में कुछ वैरी भी किया जा कर सकता है, समय के साथ साथ ये वैरी भी कर सकता है, लेकिन फाइनली जो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया वो इस पर ध्यान दें कि अगर IQ के लेवल के आधार पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अगर हमने वर्गीकरण किया, वर्गीकृत करें, तो ये इनका कैटेगराइजेशन है, कैटेगरीज है डिफरेंट व्यक्ति विशेष की, कि डल की IQ का लेवल कितना होता है 50 से 60, बिलो व्यक्ति का IQ का लेवल कितना होता है 60 से 80, नॉर्मल व्यक्ति का 110 से 15, सुपर व्यक्ति 115 से 20, वेरी सुपर 120 से 30, सुपेरियर 130 से 35, जीनियस 135 से 40, और जिनके IQ का लेवल 140 प्लस करे तो वैसे व्यक्ति गॉड गिफ्टेड के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग व्यक्ति विशेष की IQ के लेवल की परिचर्चा की, और इस प्रकार से हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग को अब हम विराम करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी ब्रीफ अकाउंट था हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। बहुत सारे अनछुए पहलू जिससे आप अवगत नहीं होंगे उसको आपने जाना। हमने पहले भी बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्रकार के पहलुओं की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। There is no importance of this type of factor, but when you face different types of interview board, then the members of board ask this type of questions. इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहने का अभिप्राय है कि डायरेक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से इन पहलुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब आप डिफरेंट इंटरव्यू बोर्ड को फेस करते हैं तो इंटरव्यूअर के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न भी एराइज किए जा सकते हैं, और अध्ययन का जो तर्कसंगत सिद्धांत जो बताता है कि
हम किसी भी सब्जेक्ट्स को अगर अध्ययन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स से रिलेटेड अनछुए पहलू की भी जानकारी हमें हो, ये अपेक्षित है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रीफ अकाउंट रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। काफी कम करते करते भी पार्ट 4 तक यह चले गया और अब हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। आगे हमें रीजनिंग के तहत पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करना है, कौन से चैप्टर से कौन से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ उन तथ्यों की मैं परिचर्चा करूंगा। क्योंकि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य से संबंधित बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है, उन बातों की जानकारी आवश्यक होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता हासिल करने के लिए अध्ययन के सिद्धांतानुसार कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करना है, कैसे करना है, उन बातों की जानकारी भी जरूरी है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपसे पर्टिकुलरली रेलवे, पर्टिकुलरली एसएससी, पर्टिकुलरली एमबीए, पर्टिकुलरली यूपीएससी, इस प्रकार कह के आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि आपको कंप्लीट कोर्स का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, कंप्लीट रीजनिंग बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट रीजनिंग से अवगत कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम्स में शामिल हो, चाहे बैंक पीओ में, बैंक क्लरिकल में, रेलवे में, एसएससी में, यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम्स में आप शामिल होंगे, आप अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल कर सके, आपसे तमाम प्रश्न बने। मैं कुछ इस प्रकार से ही आपका अध्यापन करूंगा। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट्स को जरूर देने का प्रयास करेंगे। यदि आप कुछ त्रुटि नजर आती हो तो उन त्रुटि से भी अवगत कराएंगे। और हमारा लेक्चर्स, हमारा क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे, इसकी सूचना आपको अविलंब प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हमारे कोई भी लेक्चर, किसी भी क्लास की सूचना, नोटिफिकेशन अविलंब प्राप्त हो जाए। आप बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपको अविलंब उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इन शब्दों के साथ ही अब मैं हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के पार्ट 4 को कंक्लूड करने जा रहा हूं। अंत में इतना ही कि आप जहां भी हो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, परिवार खुश रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।